माइक्रो कंट्रोलर। इतने सारे टाइप्स के हमने बहुत सारे डिस्कस किए कि कैसे नहीं, क्या मतलब कि एक्चुएटर कैसा होता है और सेंसर कैसा होता है, उसके टाइप्स भी हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ लिए। लेकिन ये जो जहाँ पे लगता है जिसको कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए माइक्रो कंट्रोलर। क्या चाहिए? माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर, कोई भी डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये एक छोटा सा कंप्यूटिंग डिवाइस है। क्या है? एक छोटा सा कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसका काम है कोई भी एरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, एरिथमेटिक या लॉजिकल। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें मैंने एक चीज एक्स्ट्रा बनाई है, ये इस साइड का, ये है हमारा मान लीजिए सीपीयू, यानी कि ये जो है ये है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? माइक्रो, ये है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं हम लोग हमेशा पढ़े हैं। जब कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ते तो कंप्यूटर फंडामेंटल में ये हमने देखा है कि माइक्रो जो प्रोसेसर होता है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि ALU है ना, ALU हो गया, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और कुछ यूनिट्स जो है उसके अंदर में होती हैं। लेकिन बाकी के जो जैसे कि मेमोरी यूनिट हो गया, इनपुट आउटपुट यूनिट हो गई, ये सब ना इस सीपीयू के मतलब कि इस प्रोसेसर के बाहर में होती हैं, अंदर में नहीं होती, बाहर होता है इनका सारा का सारा जो इंटीग्रेशन है वो बाहर होगा, इस सिंगल चिप के अंदर में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी वजह से ये हम इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर तब बनता है जब इतनी सारी चीजें एक सिंगल चिप के अंदर में इंटीग्रेट कर दी जाती हैं। एक सिंगल चिप के अंदर में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोला जाएगा, जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर में आपका ALU तो होता ही है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है कि नहीं, ये होता है। उसके साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ही कंप्यूट करेगा वो, ये तो होता ही है। उसके बाद सिस्टम बस के बारे में बताया हूँ पहले भी। क्या होता है सिस्टम बस? बताओ तो, ग्रुप ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। लेकिन इनके अंदर में मतलब कि जैसे ये हमारा टोटल इंटीग्रेट अगर कर दिया जाता है इसमें ग्रुप ऑफ वायर्स भी होंगे जिनके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ कनेक्टिंग वायर यानी कि सिस्टम बस। क्या है? सिस्टम बस। उसके बाद में है यहाँ पर प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी मान लीजिए कि यहाँ पर रोम है, क्या? रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं। ये परमानेंट रहेगा। परमानेंट इसीलिए प्रोग्राम करते हैं कि अगर हमारा डिवाइस जो है वो जब तक उसमें पावर सप्लाई हो रहा है तब तक तो काम करेगा ही, लेकिन अगर पावर सप्लाई बंद हो जाता है तो वो प्रोग्राम कभी इरेज नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि हम उसको किसमें स्टोर करवा रहे हैं? रोम में, है कि नहीं। उसके बाद में है क्या? डेटा मेमोरी, यानी कि उसमें वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। रन टाइम पर जितने भी हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी वो सारे वेरिएबल को स्टोर करने का काम हमारा रैम करेगा, जो कि टेम्परेरी होगा, है कि नहीं। तो रैम और रोम यहाँ पर भी होता है, लेकिन इसकी मेमोरी यूनिट जो है वो बाहर होती है, अंदर में बिल्कुल भी नहीं होती। दैट्स वाई। अब इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर आउटपुट और इनपुट जो पोर्ट्स हैं उनकी जो इंटीग्रेशन होगा वो भी इसके अंदर में होता है, इन्हीं को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे टाइमर और काउंटर। टाइमर डिले प्रोड्यूस करता है, डिले करता है हमारे प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसमें जो डिले है वो टाइमर जो है वो उसको डिले करता है, और जो काउंटर है वो इनकमिंग पल्स को काउंट करता है। क्या करता है? इनकमिंग पल्स को काउंट करता है, यानी कि कितने इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। और इसमें फिर नहीं क्या, ये दोनों ही जो सिंक्रोनाइज्ड होता है किससे? सीपीयू के यानी कि माइक्रो कंट्रोलर के क्लॉक से। जो क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन जो चलता है, बहुत सारे हमने मतलब पढ़े हैं आगे कि क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इससे पहले वाले क्लासेस में भी उसको कवर कर चुके हैं कि एक इंस्ट्रक्शन जो है मतलब कि एक सीपीयू की स्पीड हम कैसे मेजर करेंगे। क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, कितने इंस्ट्रक्शन के लिए कितना क्लॉक जो है वो रन कर रहा है, उसके बेस पर हम सीपीयू की स्पीड को मेजर करते हैं। और अलग अलग आर्किटेक्चर को जो सीपीयूज हैं उनमें अलग अलग टाइप का स्पीड होता है, यानी कि सीपीयू हो सकता है कि 32 बिट का हो सकता है कि नहीं, 16 बिट का, 16 बिट का भी हो सकता है, और 8 बिट का भी हो सकता है, 64 बिट्स का भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ सीपीयू, है ना। अब इसमें देखो यहाँ पे सीरियल पोर्ट्स हैं, वही इनपुट आउटपुट के लिए सीरियल पोर्ट्स भी आ गया। उसके बाद में ADC और DAC, ये जरूरी चीज है, ADC और
DAC, ये जरूरी चीज है, ये भी हमारा CPU में होता है। तो ये ADC एंड DAC ये दोनों जो है माइक्रो प्रोसेसर में जहां पर इंटीग्रेट किया जाता है उसके बाहर में उस सेक्शन जो है वो चिप जो है वो बाहर होता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ये इसी सिंगल चिप के अंदर में होता है, ADC और DAC। ADC का क्या है? ADC का फुल फॉर्म भी पहले पता कर लेते हैं। इसका मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। किसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है? ये किस लिए है? किस लिए है? क्योंकि हमको एनालॉग जो है सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, कुछ भी अगर हमको कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना है थ्रू द माइक्रो कंट्रोलर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट एवरी एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ADC काम आता है, और वापस उसको वाइस वर्सा अगर मुझे आउटपुट देना है, आउटपुट सिग्नल हमारा अगर एनालॉग है तो जो हमारा डिजिटल है डेटा को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमारा DAC, डिजिटल टू एनालॉग कंट्रोलर जो है, कन्वर्टर जो है वो कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया? तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर में होती हैं, और उसके साथ में देखो यहाँ इंटरप्ट कंट्रोलर भी है। इंटरप्ट कंट्रोलर जो है, इंटरप्ट कंट्रोलर का काम क्या है? डिले करना। किसको डिले करना? अगर कोई भी एरर आ रहा है, और वो एरर हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकता है, और हार्डवेयर के थ्रू भी हो सकता है। तो इस तरह के जो आने वाले इंटरप्ट हैं, तो इंटरप्ट कंट्रोलर जो है उसको डिले करता है। That's it। तो इतने सारे कंपोनेंट को एक सिंगल चिप में डालने के बाद भी वो उसको माइक्रो कंट्रोल कहा जाता है। और हमारे जो CPU होते हैं, बड़े बड़े CPU होते हैं जो हम लोग देखते हैं अपने लैब में, देखते हैं कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है, डेस्कटॉप के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर लैपटॉप के लिए भी यूज़ किया जाता होगा। तो उनके बारे में अगर बताएं तो वो मदरबोर्ड, जो टोटल मदरबोर्ड होता है बहुत बड़ा सा, उस मदरबोर्ड में सिंगल जगह पे एक लगा होगा जिसमें नहीं कि हमारा CPU होता है, वो CPU माइक्रो प्रोसेसर। तो उसमें आपका ALU और बाकी के छोटे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बाकी के जो कंपोनेंट जिनको मैंने लिखा है वो सबका सब उसी मदरबोर्ड में CPU के आइट साइड में ही होता है। तो इस तरह का जो हमारा ये टोटल है, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। अब हम देखेंगे क्या माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। और क्लासिफिकेशन हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि बिट्स के अकॉर्डिंग, कि हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ये कितने बिट्स का है। उसके बाद में ये भी देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में बस के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से नहीं क्या क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये हमारे टोटल अगर देखें क्लासिफिकेशन किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, बस के अकॉर्डिंग और बिट्स के अकॉर्डिंग, है ना। इसके बाद में इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों है। और क्या है तीसरा? मेमोरी स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट। सबसे पहले बस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। बस क्या होता है? साइज ऑफ बस। इसमें हम क्या बात करेंगे? साइज ऑफ बस, यानी कि आपके बस का साइज कितना है, साइज ऑफ बस। साइज ऑफ बस क्या करता है? साइज ऑफ बस क्या करता है? साइज ऑफ डेटा को ट्रेवल करवाता है। क्या करता है? साइज ऑफ डेटा को इंडिकेट भी करवाता है और मतलब ट्रेवल करवाता है, इंडिकेट हुआ। तो साइज ऑफ बस जो है वो साइज ऑफ डेटा को इंडिकेट करवा देता है। बिट्स जो हैं उनके बारे में अगर देखें तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो इतने बिट्स के आते हैं, 8, 16, 32 एंड 64 और सो ऑन। उसके बाद भी है कि नहीं, जैसे कि 128 बिट का भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होने वाले हैं इतने ही हैं, 64। हाँ, आज 5th जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर का, फिर भी ये वाला जो है ज़्यादा मोस्टली यूज़ होने वाला 64 बिट का ज़्यादा है। अब देखते हैं यहाँ पर इनका रिलेशन क्या है कि नहीं। इनका रिलेशन इस तरह की, जो हमारा साइज ऑफ बस है, क्या है? साइज ऑफ बस जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ बिट पर। आपका माइक्रो कंट्रोलर कौन से बिट का है, जितने बिट का आपका माइक्रो कंट्रोलर होगा उतने ही बिट का आपका बस होगा।
उतने ही बिट का क्या होता है, बस होता है। बस का साइज भी उतना होगा। अब बस का साइज जो जितना होगा उतने ही साइज का हमारा डेटा भी होगा, है कि नहीं। बस में हमारा जो डेटा को ट्रेवल करवाने के लिए यूज कर रहे हैं, साइज ऑफ डेटा भी साइज ऑफ बस के अकॉर्डिंग होगा। साइज ऑफ बस डिपेंड करता है इनमें से किसी भी बिट के। अगर आपका 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हो तो 16 बिट के माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो बस का साइज है वो भी कितना होगा, 16 बिट होगा। और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर के बस का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर में जो डेटा होगा उसका डेटा का साइज भी कितना होगा, 16 बिट ही होगा। अगर 64 बिट का आप माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हो तो 64 बिट का अगर यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है तो बस का साइज भी 64 बिट होगा। और 64 बिट के बस के अंदर में जो डेटा होगा, डेटा का साइज भी 64 बिट होगा। तो इनका रिलेशन कुछ इस तरह से है, समझ में आ गया। अब आगे हम जो ये मेमोरी स्ट्रक्चर और बस मेमोरी स्ट्रक्चर और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट है, इनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि 8 बिट और 16, 32 और 64 बिट जो है ये माइक्रो कंट्रोलर किस लिए होता है, इनका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इतने सारे होने का। और हमें अगर अपने IoT डिवाइस बनाना है तो किसके अकॉर्डिंग हम अपने माइक्रो कंट्रोलर को चूज करेंगे, फॉर आवर नीड, आवर पर्पस, एम क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए हम इसी बिट्स को हम देखेंगे कि हम अगर कोई माइक्रो कंट्रोलर का यूज करने वाले हैं, चूज करने वाले हैं अपने डिवाइस के लिए, तो हमारे डिवाइस से हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई डिवाइस। अगर वो हमको पता चल जाएगा तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे। क्योंकि हर माइक्रो कंट्रोलर का अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग काम है, मतलब सेम काम है, अलग नहीं है, लेकिन रेंज कुछ अलग होगा। जैसे कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कुछ कॉस्ट में ज़्यादा होगा, कुछ कॉस्ट में कम होगा। वैसे ही परफॉर्मेंस में इफेक्ट करेगा आपका, कुछ का परफॉर्मेंस कम होगा, कुछ का परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। तो उस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि कितने होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब 8 बिट जो माइक्रो कंट्रोलर है, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर जो है वो स्मॉलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, परफॉर्म करने के लिए होता है। लाइक एडिशन, कौन कौन से हो सकते हैं, हाँ। तो हमारा यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर जो 8 बिट का है वो क्या क्या कर सकता है, स्मॉलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है, जो कि हमारा जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन हो गया, या फिर कोई भी लॉजिकल छोटा लॉजिकल जो है लॉजिकल ऑपरेशन भी ये परफॉर्म कर सकता है। इसके एग्जाम्पल देखिए कि कौन सा 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर के लिए हम यूज करते हैं, किसका है, इंटेल का, कौन सा, 8031। ये है 8031, ये वाला माइक्रो कंट्रोलर हम लोग यूज करते हैं स्मॉलर टास्क के लिए, है कि नहीं, इस तरह के टास्क के लिए। और एक है एक 8 बिट का, वो भी मान लीजिए इंटेल का ही है, वो है क्या, 8051। ये समझ में आ गया। सबसे पहले देखो कि क्या हम बता रहे हैं कि 8 बिट जो माइक्रो कंट्रोलर है वो स्मॉलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सम लॉजिकल ऑपरेशन है। और ये कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया है। इंटेल का आप देख लो 8031 और 8051 जो है माइक्रो कंट्रोलर, ये यूज किया जाता है हमारे 8 बिट के लिए, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर के लिए, छोटे स्मॉल टास्क के लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर जो है वो 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर इससे बड़े थोड़े टास्क, इससे ज़्यादा टास्क वाले जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो वो भी हम देख लेते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर जो है सेम ये काम टोटल जितना है वो करेगा। ये क्या करेगा, सेम काम करेगा, जितना है वो सेम काम करेगा, बट इन हायर एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये वाला जो है वो प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं, ये मतलब ये वाला माइक्रो कंट्रोलर हम यूज़। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो कौन सा एग्जाम्पल हम देंगे यहाँ पर, 16 बिट का इंटेल का 8096। यहाँ पर अगर हायर एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये सारे के सारे काम परफॉर्म करेगा, उसके साथ में हायर एक्यूरेसी भी देगा और हायर प्रिसीजन भी देगा और ज़्यादा फास्ट है इससे।
तो यहाँ पर 16 बिट जो है इंटेल का एग्जाम्पल अगर देखें तो 8096 ये है जो हमारे 16 बिट का एग्जाम्पल। अब अगर बात करें किसकी 32 बिट की, तो 32 बिट जो है माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट और 16 बिट के जितने भी काम है वो ये अकेले सिंगल परफॉर्म कर सकता है विद द हायर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ। बीट जब हाई ड्यूरेबिलिटी और इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि जब रोबोटिक्स में हम यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई अप्लायंसेस ऐसे जो ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड होते हैं, जैसे कि रोबोटिक हो गया है कि नहीं, रोबोटिक में भी बहुत सारे कंट्रोलर आप यूज करते हो, तो ये जो है 32 बिट जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड सिस्टम में इनका यूज ज्यादा किया जाता है कि नहीं। अगर हम भी ऐसा कोई IoT डिवाइस बना रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड होगा, जो सिग्नल को ऑटोमेटिक पास करेगा, तो उसके लिए हम 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, इसमें हम देखेंगे 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर का यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि मुझे अगर हाई ड्यूरेबिलिटी, हाई एक्यूरेसी, प्रिसीजन के साथ चाहिए, हाई प्रिसीजन, तो यहाँ पर इस तरह के माइक्रो कंट्रोल का यूज करेंगे, जो माइक्रो कंट्रोल क्या कर सकता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि इस तरह के ऑटोमेटिक कंट्रोल जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो हमारे अप्लायंसेस में, होम अप्लायंसेस में, मेडिकल इक्विपमेंट में और रोबोटिक्स में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रोबोट को या फिर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट को ऑटोमेटिक खुद डिसीजन लेना होता है। तो इस तरह के डिसीजन के लिए हम यूज़ करते हैं 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। हो गया। अब हम बात करेंगे 64 बिट माइक्रो कंट्रोलर की। किसकी? 64 बिट माइक्रो कंट्रोलर। 64 बिट माइक्रो कंट्रोलर ये सारे के सारे काम करता है जितने हमारे आगे के कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये क्या, नेटवर्क को डेटा सेंड कर सकता है, नेटवर्क से डेटा अपलोड करवा सकता है, नेटवर्क पे क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकता है कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे डिसीजन जो ऑटोमेटिक परफॉर्म करने वाले होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर किए जा सकते हैं। अब इसको देखें कि हमें कौन सी ज़रूरत है। अगर हम एप्लीकेशन कुछ मतलब कि डिवाइस कुछ इस तरह से बनाने चाहते हैं जिसका डेटा क्लाउड पर भी अपलोड होना चाहिए और हमारे उस क्लाउड वाले डेटा को कहीं किसी एप्लीकेशन में डिस्प्ले भी करवाना है, डिलीवर भी करवाना है, फिर वहाँ पे उसका स्टेटस भी देखकर अपने डिवाइस को नहीं क्या मोबाइल के ऐप के द्वारा कंट्रोल करना होगा अपने डिवाइस को, उसका स्टेटस चेक करना हो, तो फिर हम ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका यूज़ करेंगे, है कि नहीं। और फिर वो डिवाइस अगर ऑटोमेटिक है और सारे के सारे डिसीजन खुद भी ले सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट, तो हम 64 बिट वाला जो है माइक्रो कंट्रोलर उसका यूज़ करेंगे। अब जो हमारा बच्चा है नेक्स्ट वो क्या है, मेमोरी। मेमोरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर को। अगर मेमोरी के स्ट्रक्चर से देखा जाए तो हर माइक्रो कंट्रोलर को आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। हर माइक्रो कंट्रोलर को मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए, ताकि वो रीड राइट ऑपरेशन, कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ये सारे के सारे परफॉर्म करने के बाद में कहाँ से इसको डेटा लेना है और कहाँ पर डेटा को स्टोर करवाना है, इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर को ज़रूरत पड़ती है। किसकी? मेमोरीज की। और वो मेमोरी कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका रैम और रोम और ईपीरोम और डबल ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी, ऐसे भी बहुत सारे हैं ना, नहीं छोड़ देते हैं फ्लैश मेमोरी। इतने सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे और क्लासीफाई करेंगे इसको। मेमोरी भी दो टाइप के होंगे, एक मतलब माइक्रो कंट्रोलर में दो टाइप के होते हैं, इसको फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो दो टाइप के और निकलेंगे। तो एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर और एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में एक माइक्रो कंट्रोलर है कि नहीं, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर में आपके ये सारे के सारे जितने भी हैं मेमोरी इनके अंदर में है कि नहीं, किसके अंदर में है, इसके अंदर में। ये जो है हमारे टोटल, और इसके अंदर में फिर आपका टाइमर्स, काउंटर्स, इंटरप्ट जो है जितने भी कंट्रोलर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर DCA, DAC और ADC, ये सारे के सारे आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में ऑलरेडी हैं। समझ में आ गया। और उसके साथ में हमारा यहाँ पर
ये क्या हो गया टोटल, इसको अगर मिला देते हैं एक ही सिंगल चिप में, तो ये क्या हो जाएगा, एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। क्या है, एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, ये वाला हो गया। अब देखते हैं कि वो कौन सा कंट्रोलर है, लिख भी देते हैं कि नहीं, एम्बेडेड वाला, एम्बेडेड हो गया, एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, ये वाला हो गया आपका ये। अब अगर देखिए कौन सा, एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, वो कौन सा होता है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारा का सारा पहले क्या था, एम्बेडेड था। अभी मान लीजिए ये रैम, रोम, ईप्रोम और या जितने भी ये मेमोरीज हैं, ये सारे मेमोरी आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में ही, ये सब उसके बाहर में है। इसको हम मान लेते हैं इस तरह से कि ये क्या है, टोटल बाहर है। ये अलग से एक सिंगल चिप हो गया या फिर अलग अलग चिप हो गए, हो गया ये टोटल। अब ये किसी एक सीरियल बस से जुड़ा हुआ है, सीरियल बस पढ़े, सिस्टम बस पढ़े हो ना, वो क्या होता है, कनेक्टिंग ग्रुप्स ऑफ वायर्स। अब वायर के थ्रू ये पर ये कनेक्टेड है तुम्हारा ये वाला क्या, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक्रो कंट्रोलर है। और ये टोटल जो इधर है ये किसी दूसरे चिप में या फिर सिंगल चिप अलग अलग कहीं पर है, उसी माइक्रो कंट्रोलर के आसपास में, मदरबोर्ड के आसपास में ये सारे के सारे अलग अलग है। तो ये टोटल अटैच नहीं है एक सिंगल चिप में, अलग अलग चिप में है। इसकी वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये है एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। समझ में आ गया। अब हम इसका क्लासिफिकेशन एक लास्ट जो बचा है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट, उसके अकॉर्डिंग करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन सेट। हाँ, तो ये वाला जो है सिस्क, ये यूजर को अलाउ करता है कि वो कोई भी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन उसको दे सके। अगर अल्टरनेटिव बात करें तो मेनी सिंपल इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, मेनी सिंपल जो इंस्ट्रक्शन होंगे उनके हिसाब से ये सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पर काम कर सकता है ये वाला। तो मेजॉरिटी ऑफ मतलब कि जो यूज़ होने वाला आर्किटेक्चर है वो है सिस्क। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो इंस्ट्रक्शन होंगे अलग अलग, वो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पर इसको अलाउ करता है, इंस्ट्रक्शन यूज़र को अलाउ करता है कि वो उसको इंस्ट्रक्शन दे सके। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को ये एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शन में एक्सेप्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। समझ में आ गया। तो ये है हमारा सिस्क वाला। तो मेजॉरिटी ऑफ जो आर्किटेक्चर यूज़ होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं लोग, वो सिस्क वाला ही यूज़ करते हैं। अब आगे देखेंगे कौन सा, जो दूसरा नंबर वाला है वो क्या है, रिस्क। जो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो रिस्क का फुल फॉर्म है, ये रिस्क का काम क्या है, इस आर्किटेक्चर का काम क्या है कि ये ऑपरेशनल टाइम को रिड्यूस कर देता है बाय शॉर्टेनिंग क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया। तो ये इस तरह का काम करता है हमारा रिस्क। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि कितने टाइप्स के यहाँ पर हमारे माइक्रो कंट्रोलर के क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू द, हमने देख लिया कि बिट्स के वाइज देख लिया, इंस्ट्रक्शन सेट के वाइज देख लिया, बस के हिसाब से भी देख लिया, साइज ऑफ डेटा के हिसाब से हमने देखा, और उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशन जो थे, अलग अलग उसके एडवांटेजेस के ऊपर में कि कौन सा काम कितना बेटर परफॉर्म कर सकता है। अगर नेटवर्किंग की बात आए तो कौन सा हमको माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना चाहिए, और अगर हमें कम मतलब कि काम चाहिए, ज़्यादा हमारा काम नहीं, हम छोटा सा कोई डिवाइस बना रहे हैं, हमको इतने सारे चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ना माइक्रो कंट्रोलर वही वाला यूज़ करो जो आपके हिसाब से काम देना चाहिए। हायर वाला क्यों यूज़ करोगे, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे हमने देख लिया क्लासिफिकेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना, ये ज़रूर करें।